Very good morning, students. I am Mrityunjay Singh, TGT Social Science, Kendra Vidyalaya Mashrak. I welcome you all in my Social Science online class. Today, I will discuss second lesson of Geography class 6, Globe, Latitudes and Longitudes. Let's start the lesson. Target learning outcomes. Dear students, first we have to understand which concepts we have to learn in this lesson. First, to know about different heat zones. Second, to know about latitude and longitude. प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें इस बात को समझना है कि किन कॉन्सेप्ट्स को, किन बातों को हमें इस लेसन से ज़रूर सीख लेना है। पहला, टू नो अबाउट डिफरेंट हीट जोन्स। हमें डिफरेंट हीट जोन्स के बारे में ज़रूर जानना है। दूसरा, टू नो अबाउट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड अक्षांश, लॉन्गिट्यूड देशांतर क्या होते हैं, इसके बारे में भी हमें जानकारी हासिल करनी है। चलिए हम ग्लोब की बात करते हैं। व्हाट इज़ ग्लोब? आप सभी ने इस शब्द को सुना होगा, इस वर्ड को सुना होगा। आपने ग्लोब को देखा भी होगा। आपने अपने स्कूल में, ऑफिसेज में, स्टेशनरी की शॉप्स पे ग्लोब को देखा होगा। ग्लोब होता क्या है? व्हाट इज़ ग्लोब? ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ग्लोब अर्थ का वास्तविक प्रतिरूप होता है, एक मॉडल है। ग्लोब के माध्यम से हम अर्थ के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। वी कैन नो अबाउट अर्थ विद द हेल्प ऑफ ग्लोब। ग्लोब में बी वेरिंग साइज एंड टाइप, बिग वंस, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड। ग्लोब का साइज फिक्स नहीं होता। ग्लोब बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। इतना छोटा हो सकता है कि आपकी जेब में आसानी से आ जाए, आप उसको अपनी जेब में आसानी से रख सकें। इस प्रकार से ग्लोब का कोई वास्तविक साइज नहीं है, कोई फिक्स साइज नहीं है। इस इमेज के माध्यम से हम ग्लोब को समझ सकते हैं कि ग्लोब क्या होता है। आपने इस मॉडल को कहीं न कहीं देखा होगा। चलिए हम बात करते हैं एक्सिस क्या होती है। अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड एक्सिस। ग्लोब में एक नीडल फिक्स होती है। आपने देखा होगा कि ग्लोब को हम जब थोड़ा से पुश करें तो ग्लोब जो अर्थ होता है वो घूमने लगता है। तो किस कारण से घूमने लगता है? क्योंकि उसके बीच से एक नीडल पास हुई रहती है जिसपे वो ग्लोब टिका हुआ रहता है। और जैसे हम ग्लोब को रोटेट करते हैं, ग्लोब घूमने लगता है अपनी एक्सिस पे। तो वो निडल जो कि एक टिल्टेड मैनर में होती है, एक झुकी हुई अवस्था में होती है, जो ग्लोब के बीच से होकर जाती है, उसे हम एक्सिस कहते हैं। एक्सिस ग्लोब के दो पॉइंट से होकर जाती है। 2 पॉइंट्स ऑन ग्लोब थ्रू विच द निडल पासेस आर 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जिन दो पॉइंट से होकर निडल पास होती है, उस पॉइंट को हम नॉर्थ में नॉर्थ पोल कहते हैं और साउथ में साउथ पोल कहते हैं। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज अर्थ मूव। जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, वैसे ही ग्लोब भी अपने एक्सिस पे, अपने निडल पे वेस्ट टू ईस्ट हम उसको मूव करा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक ये निडल है जो कि ग्लोब के बीच से होकर जा रही है। इसी निडल को हम एक्सिस कहते हैं। ये झुकी अवस्था में है, एक टिल्टेड मैनर में है। इस निडल को हम एक्सिस कहते हैं। यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिए। निडल जिन दो पॉइंट से होकर पास होती है, नॉर्थ में उनको हम नॉर्थ पोल कहते हैं और साउथ में उसको हम साउथ पोल कहते हैं। उन दो पॉइंट्स को यहाँ पे आप देखिए, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। प्यारे बच्चों, यदि हम इस एक्सिस की बात करें तो एक्सिस वास्तव में एक इमेजिनरी लाइन है। ये हमें अर्थ पे नहीं दिखती है, केवल हम ग्लोब में ही अपने समझ के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस प्रकार से अर्थ मूव करता है अपने एक्सिस पे, किस तरीके से वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, इसको समझने के लिए हमने ग्लोब को बनाया
ग्लोब के मॉडल को डेवलप किया और एक्सिस पे हमने ग्लोब को फिक्स किया जिस पे ग्लोब मूव करता है। तो वास्तव में एक्सिस जैसी लाइन कोई है नहीं, एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है जिसको हमने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी सुविधा के लिए बनाया है। अब हम बात कर लेते हैं इक्वेटर। इक्वेटर क्या है, जिसको हम हिंदी में भूमध्य रेखा कहते हैं। Another imaginary line running on the globe divides it into two equal parts. This line is known as equator. ग्लोब के बीच से होकर एक रेखा जाती है। ये भी एक काल्पनिक रेखा है ये, जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। हमें इमेजिन करते हैं कि अर्थ के बीच से होकर एक ऐसी रेखा है जो अर्थ को दो बराबर भागों में बांट देती है। हम एक कल्पना करते हैं, उसी कल्पना को हमने ग्लोब में दिखाया है। किस प्रकार से ग्लोब के बीच से होकर एक लाइन जाती है जो कि ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट देती है। यहाँ पे इस फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करें। ये इक्वेटर है, एक लाइन है। वास्तव में ये लाइन हमें पृथ्वी पर दिखती नहीं है, लेकिन ग्लोब पर हम इसको देख सकते हैं क्योंकि ग्लोब को हमने बनाया है। तो ये ग्लोब के बीच से होकर एक लाइन जा रही है जो इस ग्लोब को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे रही है। आधा भाग ये है, आधा भाग ये। तो इस प्रकार से इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स ग्लोब इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो इक्वेटर के नॉर्थ में जो पार्ट है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं और इक्वेटर के साउथ में जो पार्ट है उसको हम साउदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। क्योंकि अर्थ को हम यदि एक स्फेयर के रूप में लें कि अर्थ एक स्फेयर है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इक्वेटर अर्थ को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है इस ग्लोब को। तो इक्वेटर के नॉर्थ में जो हेमिस्फेयर होगा, हेमिस्फेयर की हिंदी होती है अर्धगोला, आधा गोला। यदि हम अर्थ को एक गोले के रूप में लें तो इक्वेटर इस गोले को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो इक्वेटर के नॉर्थ में जो गोला है तो उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी अर्धगोला कहेंगे, और इक्वेटर के साउथ में जो हेमिस्फेयर है उसको हम साउदर्न हेमिस्फेयर कहने, दक्षिणी अर्धगोला कहेंगे। तो इस प्रकार से दो हेमिस्फेयर में ग्लोब डिवाइड हो जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। यदि हम इक्वेटर को लें, इक्वेटर ये एक लाइन ही नहीं बल्कि एक सर्किल है। यदि ये एक वास्तविक रूप में होता है ये फिगर, तो हम देखेंगे कि इक्वेटर पूरे एक सर्किल के रूप में आपको दिखेगा। इस प्रकार से इक्वेटर एक सर्कुलर लाइन है या बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लेस की स्थिति को जानने के लिए, किसी भी स्थान की स्थिति को, कि वह स्थान कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेट है, उसकी स्थिति कहाँ है, हम इक्वेटर के माध्यम से जान सकते हैं। हम इक्वेटर की सहायता लेकर उस प्लेस की पोजीशन को हम फाइंड कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से इक्वेटर अर्थ को या ग्लोब को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, नॉर्थ में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउथ में साउदर्न हेमिस्फेयर। अब पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। सबसे पहले हम बेटा जान लेते हैं लैटिट्यूड्स है क्या। लैटिट्यूड एक एंगुलर डिस्टेंस है जो कि इक्वेटर से काउंट किया जाता है, उसको इक्वेटर से मेज़र किया जाता है नॉर्थ एंड साउथ में। एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस मैंने नाम क्यों लिया, क्योंकि अर्थ क्या है, एक स्फेयर है और स्फेयर में हमेशा एंगल्स ही क्रिएट होती हैं। और किसी भी प्लेस को हम लोकेट करना चाहेंगे स्फेयर में कि ये प्लेस कहाँ पे है, तो हम इक्वेटर से जब उसको काउंट करेंगे तो एक एंगल वो क्रिएट करेगा, तो इस कारण से हम उसको एंगुलर डिस्टेंस कहते हैं। तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स क्या हैं, वो सभी लाइंस, वो सभी जो इक्वेटर के पैरेलल हैं उनको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री। लैटिट्यूड्स को हमेशा डिग्री में मेज़र किया जाता है क्योंकि हम स्फेयर में जो भी वैल्यूज़ होती हैं इसको हम डिग्री में दिखाते हैं।
यहाँ पे आप देखिए ये इक्वेटर है, तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स क्या हैं, वो सभी लाइंस, सर्कुलर लाइंस जो इक्वेटर के पैरेलल हैं उनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है। इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड है जिसकी वैल्यू 0 है, 0 डिग्री। हमने अभी बात की कि लैटिट्यूड की वैल्यू हमेशा डिग्री में दिखाई जाती है, 0 डिग्री ये। और इक्वेटर के नॉर्थ में और इक्वेटर के साउथ में, ये इक्वेटर के नॉर्थ में है और इक्वेटर के ये साउथ में, क्योंकि इक्वेटर अर्थ को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। तो इक्वेटर के नॉर्थ में जो भी लैटिट्यूड्स हैं आप देखिए ये सभी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, और इक्वेटर के साउथ में भी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं। एक बात को हमें एक जानना होगा कि इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते हैं, 90 डिग्री जो लैटिट्यूड है वो पोल है, यहाँ पे साउथ पोल और यहाँ पे नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल लैटिट्यूड की जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री होती है, और साउथ पोल लैटिट्यूड की डिग्री की वैल्यू 90 डिग्री। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं, लैटिट्यूड्स की जो लंबाई होती है, इसकी लेंथ जो होती है ये शॉर्ट होती जाती है, छोटी होती जाती है। देखिए यहाँ पे इक्वेटर पे लैटिट्यूड की लंबाई सबसे ज़्यादा है इस सर्किल की। इसके बाद हमने देखा ये लैटिट्यूड, इसकी लंबाई थोड़ा सा छोटी हो गई, इसकी लंबाई और भी छोटी हो गई, इसकी लंबाई और भी छोटी, इसकी लंबाई और भी छोटी। इसी प्रकार साउथ में भी हम जाएं तो इन सभी लैटिट्यूड्स की लंबाई की, इसकी जो लेंथ है पोल की तरफ क्या है, छोटी होती चली जाती है, शॉर्ट होती चली जाती है। तो इस प्रकार से इक्वेटर पे लैटिट्यूड, इक्वेटर के नज़दीक जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उनकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, और इक्वेटर से जितने भी लैटिट्यूड्स पोल की तरफ हैं वो उनकी लंबाई छोटी होती जाती है। यहाँ पे आप देखिए ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री है, 90 डिग्री, और ये सभी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं। अब बेटा हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स की। इक्वेटर और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अलावा भी कुछ ऐसे भी लैटिट्यूड्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वो लैटिट्यूड्स क्या हैं, वो अक्षांश रेखाएं क्या हैं, हम इनकी बात करेंगे। पहला जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जिसकी वैल्यू 23.5 डिग्री नॉर्थ इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउदर्न हेमिस्फेयर। आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री नॉर्थ in northern hemisphere, and Antarctic circle at 66.5 डिग्री साउथ इन साउदर्न हेमिस्फेयर। यहाँ पे बेटा इस बात का ध्यान देना होगा, यहाँ पे हमने देखा है इन वैल्यूज़ के आगे एन लगाया गया है, एन एस। ए एन और एस है क्या, इसको हम समझ लेते हैं। जितनी भी लैटिट्यूड्स इक्वेटर के नॉर्थ में होती हैं, इक्वेटर है 0 डिग्री पे, हम जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ जाएंगे, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ नॉर्थ, उन लैटिट्यूड्स की जो भी वैल्यू होगी उनके आगे एन लगाया जाएगा। मतलब एन मतलब हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। इक्वेटर हमने पहले भी पढ़ा है, इक्वेटर ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो नॉर्थ में जो है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं, और साउथ में जो है साउदर्न हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर मतलब अर्धगोला। तो इक्वेटर के नॉर्थ में जो भी लैटिट्यूड्स होंगी, जो अक्षांश रेखाएं होंगी, उनके आगे एन लगाया जाता है। तो इसका मतलब है कि वो लैटिट्यूड्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हैं, लोकेट करती हैं। और यदि हम लैटिट्यूड्स की वैल्यू के आगे एस लिखते हैं तो हमें मालूम हो जाएगा कि ये लैटिट्यूड साउदर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है, साउदर्न हेमिस्फेयर में, दक्षिणी अर्धगोले में ये स्थित है। इस बात को आप समझिए। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वैल्यू जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की वैल्यू 23.5 डिग्री साउथ है। आर्कटिक सर्किल की जो वैल्यू है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और अंटार्कटिक सर्किल की जो वैल्यू है 66.5 डिग्री साउथ। ये इम्पॉर्टेंट
लैटिट्यूड्स हैं, इनका महत्व बहुत ज़्यादा है। इसको आगे हम पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे इक्वेटर 0 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या है इक्वेटर की, 0 होती है। तो इक्वेटर के नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो इसकी वैल्यू क्या है 23 डिग्री एंड हाफ। यहाँ पे हाफ को 0.5 में लिखा गया है, यदि आप हाफ को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ यहाँ पे आर्कटिक सर्किल, 66.5 डिग्री नॉर्थ यहाँ पे नॉर्थ पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको हम मकर रेखा कहते हैं, इसकी वैल्यू 23.5 डिग्री साउथ, और अंटार्कटिक सर्किल की जो वैल्यू है 66.5 डिग्री साउथ है। तो इस प्रकार से ये इम्पॉर्टेंट क्या है, लैटिट्यूड्स हैं, इनको हमें याद रखना है। अब हम हीट जोन्स की बात करेंगे कि डिफरेंट हीट जोन्स क्या हैं। तो देयर आर 3 हीट जोन्स ऑन अर्थ। 3 हीट जोन्स हैं। पहला है टॉरिड जोन, सेकंड टेम्परेट जोन एंड थर्ड फ्रिजिड जोन। टॉरिड जोन है, टेम्परेट जोन है और फ्रिजिड जोन। टॉरिड जोन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में होता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, ये जोन है, इसको हम टॉरिड जोन कहते हैं। टॉरिड जोन, इस जोन में बहुत ज़्यादा सनलाइट रिसीव होती है, बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है, जिसके कारण से यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। सनलाइट डायरेक्टली फॉल होती है इस एरिया में, जिसके कारण से मैक्सिमम सनलाइट इस एरिया में टॉरिड जोन में आती है, जिसके कारण से यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद हम बात करेंगे टेम्परेट जोन की। टेम्परेट जोन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल के बीच में होता है, और साउदर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल के बीच में है। मतलब जो टेम्परेट जोन होता है या 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ से लेकर 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ के बीच में, और साउदर्न हेमिस्फेयर में 23 डिग्री हाफ साउथ से लेकर 66 डिग्री हाफ साउथ तक होता है। ये यहाँ पे सनलाइट की मात्रा डिक्रीज हो जाती है, जो सूर्य के प्रकाश की मात्रा जो है वो डिक्रीज हो जाती है, और सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है। यहाँ पे जो सनलाइट इंसिडेंस होती है वो थोड़ा से स्लैंटली इंसिडेंट होती है, जिसके कारण से यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, और यहाँ पे टॉरिड जोन के कंपैरिजन में टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। इसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं। उसके बाद अंटार्कटिक सर्किल और आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल और आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल, आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच में जो एरिया है, ये जो जोन है, इसको हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। यहाँ पे सनलाइट बिल्कुल भी नहीं आती है, जिसके कारण से यहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, हमेशा यहाँ पे आइस रहती है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अंटार्कटिक सर्किल है ये, और ये नॉर्थ पोल है। तो ये जो जोन है, इस जोन को देखिए आप, ये जोन आपका फ्रिजिड जोन कहलाता है, और साउदर्न हेमिस्फेयर में अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल के बीच में ये जोन आपका फ्रिजिड जोन है। तो इस प्रकार से 3 जोन हैं, 3 जोन्स हैं। पहला टॉरिड जोन, टॉरिड जोन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। यहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट रिसीव की जाती है, जिसके कारण से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। इसके बाद टेम्परेट जोन है। टेम्परेट जोन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी है और साउदर्न हेमिस्फेयर में भी है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल के बीच में जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये आपका टेम्परेट जोन है। यहाँ पे सनलाइट की जो मात्रा है, अमाउंट ऑफ सनलाइट है, वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसके कारण से
यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। साउदर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल के बीच का जो जोन है इसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं। और फिर लास्ट में फ्रिजिड जोन, जो कि सबसे ज़्यादा अधिक ठंडा रहता है, जो कि पोल के सबसे नियर है, ये अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल के बीच में, और आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच में ये जोन लोकेटेड है। इस प्रकार से हमने देखा 3 डिफरेंट हीट जोन्स को, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। आई होप दैट आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जितने भी इस कॉन्सेप्ट्स हैं आपने समझा होगा। यदि आपका कोई डाउट होता है और कोई आपकी क्वेरीज़ हैं तो आप बिना किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। थैंक यू।